हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने आईपीसी स्टार्ट किया था यूपीएसआई स्पेशल के लिए, क्योंकि उसमें आईपीसी पूछा जाता है मूल विधि वाले पार्ट में, तो हम लोग आईपीसी पढ़ रहे थे। आईपीसी में हम लोगों ने 2 चैप्टर शायद कवर कर लिए थे, चैप्टर नहीं मतलब 2 पार्ट पढ़ चुके थे। अब हम लोग आईपीसी के चैप्टर्स को जानेंगे डिटेल्स में। ठीक है, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा था? उद्देशिका यानी इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन किसके बारे में? ये इंट्रोडक्शन है आईपीसी 8060 के बारे में। ठीक है, तो पहले चैप्टर को हम बोलते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में क्या है? उद्देशिका, यानी कि जितना भी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है इस आईपीसी के बारे में, क्या इंट्रोड्यूस है, क्या इसके बारे में मतलब प्रस्तावना जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे में वैसे ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो चैप्टर 1 में जो फर्स्ट सेक्शन या धारा 1 है, धारा 1 या सेक्शन 1 है, वो क्या कहता है? संहिता का नाम और प्रवर्तक का विस्तार। प्रवर्तन मतलब कहां तक एक्सपेंड होगी, और नाम मतलब इस संहिता का नाम क्या होगा। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं इस संहिता का नाम। जैसा कि आपको दिख रहा है, इंडियन पीनल कोड 8060 या फिर हिंदी में भारतीय दंड संहिता 1860। तो इसमें बोला गया है पहली धारा में कि यह जो हमारा अधिनियम है इसको हम क्या बोलेंगे? भारतीय दंड संहिता 1860 बोलेंगे। और इसके अलावा एक और बात बोली गई थी कि ये थी कि इसका विस्तार, प्रवर्तन का विस्तार, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक है, ये लाइन को आप ध्यान से सुनिए कि जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा, ऐसा पहले बोला गया था जब तक कि धारा 377 आपकी एप्लीकेबल नहीं थी। 5 अगस्त 2019 में। ठीक है, तो तब तक जम्मू कश्मीर में कौन सी दंड संहिता एप्लीकेबल थी? रणवीर दंड संहिता। पर जब जम्मू कश्मीर को सामान्य राज्य का दर्जा मिल गया है अब, ठीक है, 377 धारा लगने के बाद, तो अब ये वाला पॉइंट आपका कट हो जाता है। किस सुधार या किस संशोधन के थ्रू? 377, ये जो हमारा आर्टिकल है इसके थ्रू। तो अब ये जो आपकी भारतीय दंड संहिता है ये संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जम्मू कश्मीर में कोई पाप करके आए और बच जाए। ठीक है, यानी दंड के भागी हो और यहां पे बच जाए। अब दूसरी चीज, पहला तो आपको पता चल गया कि पहला सेक्शन जो था वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था संहिता का नाम और प्रवर्तन का विस्तार। प्रवर्तन कहां कहां हो सकता है? पूरे भारत में होगा। ठीक है, जब संहिता बनी थी तब पूरे भारत पर नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर इससे छूट रहा था, उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला था। तो अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब जो है हमारा जम्मू कश्मीर राज्य को भी नॉर्मल स्टेट हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रवर्तन का विस्तार मिल चुका है हम लोग को वहां पे भी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में आपको बताया गया भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, मतलब कोई भी ऐसा काम जो भी किसी भारतीय व्यक्ति या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है भारत के अंदर, अगर वो इस संहिता के अकॉर्डिंग रॉन्ग हुआ या फिर इस संहिता के अगेंस्ट हुआ, तो वो दंड का पात्र होगा। लेकिन दंड का पात्र सिर्फ इस संहिता के अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ के जो है क्या कहते हैं कानून के हिसाब से बेगुनाह है, किसी और कानून के हिसाब से गुनहगार है, या फिर उसका दंड प्रूव भी हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। मतलब भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, जो भी भारत के भीतर अपराध किए जा रहे हैं वो आईपीसी के अंडर कवर होंगे। जो भी बंदा है, जो भी मतलब दोषी है, उसका दोष सिद्ध होने पे या फिर ना भी सिद्ध होने पे जो भी दंड उसको मिलना है वो इस संहिता के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, इसमें जितनी बातें लिखी हैं उसको सच मान के। ठीक है, तो सेक्शन 2 आपका हो गया, सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 3 देखिए, भारत से परे किए गए परंतु भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। इसको ध्यान से समझिए। भारत से किए मतलब भारत के परे किए गए, मतलब भारत से बाहर जो भी हम करके आते हैं कांड, अगर हम कोई ऐसा कर लेते हैं कि भारत से बाहर हमने किसी को मार दिया, ठीक है, तो उसका दंड भी आपको सेक्शन 3 में आईपीसी के अनुसार मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो भारतीय दंड संहिता के अनुसार, मतलब वो दंड के भागी हैं या फिर दोष सिद्ध होता है उस बंदे का, तो भी आपको दंड मिल सकता है, या फिर जो भी कार्रवाई करनी है वो की जा सकती है, भले आप वो अपराध बाहर करके आए। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में तो गिरा के मारे जाते होंगे, ये आपको पता है, लेकिन जब आप किसी दूसरे के घर में, मान लीजिए किसी मेहमान के घर में जाते हैं, तो क्या होता है? तो वहां आप कोई गलती करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वहां पर तो चलो छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब आप घर वापस आते हैं तब मम्मी बोलती ना कि हाँ अब बेटा आप क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, तो उसका अपराध ऐसे ही माना जाता है जैसे वो आपने घर के अंदर किया हो। ठीक है, तो तब भी आपकी धुलाई होती है और आप बाहर रहते हो, तो आप एक बार चांस है कि बच सकते हो। लेकिन अगर मम्मी ने मान लिया कि हाँ आप दोषी हो, तो घर पे तो चलोगे तो मार खाओगे ही खाओगे।
तो ये कुछ उसी जैसा है सेक्शन 3 आपका, ठीक है। अगर आप भारत से बाहर भी कोई अपराध करते हो और वो भारतीय विधि के अनुसार विचाराधीन है, मतलब सोचा जा सकता है उस पर कि हाँ ये अपराध है या नहीं है, दोष सिद्ध होने पे आपको पूरा दंड मिलेगा और उसकी कार्रवाई हो सकती है आप पे जब भी आप भारत के अंदर आओगे या फिर भारत के अंदर लाके आपके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 4 और 5। तो अब हमारे पास है सेक्शन 4। देखिए इंट्रोडक्शन में हम लोग 3 सेक्शन पढ़ चुके हैं। अब देखिए सेक्शन 4 धारा 4 में हम लोग क्या देखते हैं, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। मतलब कि राज्य क्षेत्रातीत मतलब बाहर कह सकते हो आप, ठीक है, हमारी सीमा से परे। तो इसके अंडर कौन कौन से हमारे खास पॉइंट है वो देख लीजिए। भारत से बाहर और परे भारत के नागरिक द्वारा, मतलब भारत के नागरिक द्वारा अगर भारत से बाहर किसी और को मार दिया तो वो क्या है, वो लपेट गया समझ लो। मान लो यहां से बाहर जाके किसी विदेशी को मार के चला है, अगर कोई बंदा भारत का ही है और बाहर जाके उसने कोई कांड किया, तो वही चीज है जो अभी इससे पहले वाले में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो वो भी सेक्शन 4 के अंडर क्या होगा, पनिशेबल होगा, ठीक है। उसके बाद भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वो कहीं भी हो, मतलब जो भी ऐसा विमान या फिर जो है क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर जो भी है हमारा पोत विमान, अगर वो कहीं मतलब बाहर भी है और उस पे कोई और बंदा है भारत का या फिर बाहर का, ठीक है, कोई भी बंदा है, तो अगर उसने कोई भी मतलब ऐसा अपराध किया है तो वो भी दंडनीय होगा, भले वो भारत का नागरिक हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वो विमान या फिर वो पोत क्या कहते हैं भारत का है तो वो दंडनीय होगा भारत के दंड संहिता के अनुसार, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब भारतीय दंड संहिता के अनुसार अगर कोई विमान भारत में रजिस्टर्ड है या कोई भी पोत भारत का रजिस्टर्ड है, वो भारत से बाहर कहीं भी टहल रहा हो, उसके ऊपर कोई भी अपराध हो रहा है, अगर वो किसी भी व्यक्ति के हिसाब से हो, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो उसके अंदर, चाहे किसी भी दूसरे देश का मतलब बाहर का व्यक्ति हो, तो वो क्या होगा, वो दंडनीय होगा भारत के अनुसार, भारतीय दंड संहिता के अनुसार, ठीक है। उसके बाद है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, हाँ, भारत में स्थित एक कंप्यूटर संसाधन को लक्षित अपराध के बिना और भारत से बाहर किसी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, इसमें जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड जो बाहर से जो ऑपरेट हो रहे हैं वो भी आते हैं, और साथ ही साथ मतलब भारत का अगर कोई बंदा क्या करता है, इस तरह का कोई ऑनलाइन फ्रॉडिंग करता है या ब्लैकमेलिंग करता है, तो वो सारे भी इंक्लूड होते हैं। और ये किस एक्ट के थ्रू, किस संशोधन के थ्रू, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा डाला गया है, ठीक है। मतलब 2008 से पहले ये वाला पॉइंट नहीं था, थर्ड वाला 2008 के अधिनियम में जो संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये डाला गया है, जो कि एप्लीकेबल कब से 27/10/2009 से प्रभावित है, ठीक है। तो ये वाली बात याद रख लीजिएगा। और फिर ये सेक्शन 4 तो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेक्शन 5 में क्या है, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना, मतलब कि कुछ स्पेशल विधियां होती है, कुछ स्पेशल एक्ट होते हैं, उनमें क्या होगा कि इसका प्रभाव नहीं डाला जाएगा। जैसे कि आपका हो गया नौसैनिक या जो आपके सरकारी सेवा अफसर होते हैं वो हो गए, ठीक है, सेना, इन सब के ऊपर उनकी अपनी अलग जो है विधि होती है। अगर उनके किसी मतलब जो है जो भी कह सकते हैं, जो भी मतलब उनका कोई अगर बंदा है सेवा में कोई है उनके, जैसे कोई मिलिट्री वाला, आर्मी वाला, तो इन सब के लिए उनका अपना कानून होता है, वो उस कानून के अंडर क्या किए जाएंगे, दंडित किए जाएंगे अगर उनके साथ कोई ऐसा सीन है या फिर उन्होंने कोई अपराध किया है। लेकिन उस उनके कानून के मतलब हिसाब से दंड करने के बीच में कभी हमारी जो आईपीसी है वो बीच में नहीं आएगी, उसका उनपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है उनको दंड नहीं मिलेगा, उनको दंड मिलेगा, लेकिन मिलिट्री का कानून अलग होता है, आर्मी का अलग होता है, और जो भी हमारे सेवा में लोग हैं सरकारी, उनके लिए अलग से मतलब अलग तरीके से उनको दंड मिलता है, ठीक है। उस केस में आपका आईपीसी नहीं प्रॉपरली लागू होगी उनपे, ठीक है। जब वो जनरल सिटीजन होंगे तब आईपीसी लागू होगी, ठीक। तो इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा चैप्टर 1 था, इंट्रोडक्शन उद्देशिका। इसमें हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 5 पढ़े, मतलब धारा 1 से धारा 5। आई होप कि आपको समझ में आओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।